नमस्कार दोस्तों, आओ पढ़े चैनल पर मैं निधि शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम लोग रीट की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो रीट की तैयारी में सबसे पहले विज्ञान विषय ही लेंगे। तो विज्ञान विषय में सबसे पहला ही जो आपकी यूनिट है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म। माइक्रो ऑर्गेनिज़म मतलब सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव में जो सबसे पहला भाग है वो है जीवाणु। तो आज हम जीवाणु पढ़ेंगे। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रीट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, ये मतलब बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं, मतलब हमारे जो इंडिया लेवल की सारी एग्ज़ाम्स होती हैं, उनमें जीवाणु जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है। तो बिल्कुल आप ये जीवाणु किसी भी विषय विज्ञान विषय में किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पढ़ सकते हैं। और रीट के लिए तो मैं स्पेशल जो है सिलेबस वाइज इसको पढ़ा रही हूँ। तो और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो भी सॉल्व करेंगे जो जीवाणु से रिलेटेड हैं। तो आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, फिर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जीवाणु जो है वो सबसे पहले खोज किसने की थी? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, जिन्होंने एनीमैलिक्यूल इसको नाम दिया था। और इन्होंने कुछ जो दांत की कुर्चन, सड़े हुए पौधे जो थे, इनमें मतलब अलग अलग जगह से इन्होंने जो बैक्टीरिया है, जीवाणु जो है, उनकी खोज की थी। तो देखिए, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक वैसे तो बहुत फेमस है, लेकिन फिर भी अगर आपको नाम नहीं याद होता तो कुछ ट्रिक्स हम लोग जो है वो ऐसे ही नामों में याद करने के लिए लगाएंगे। तो वो ट्रिक की कीवर्ड्स जो होते हैं वो बहुत काफ़ी होते हैं, आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने में। तो देखिए, खोज जो है, मान लीजिए कि एंटोन जो नाम का जो एक प्राणी है, उन्होंने अपनी जो हॉकी है वो वैन में रख रखी है, और उस वैन में जो हॉकी रख रखी है उस पर क्या लगा हुआ है? जीवाणु लगा हुआ है, यानी उस पर एक बैक्टीरिया लगा हुआ है। तो एंटोन नाम का जो इंसान है, उसने अपनी वैन में हॉकी, हॉक मतलब हॉकी रखी हुई है, जिस पर क्या रखा है? जीवाणु लगा हुआ है। तो इतने में तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने जीवाणु की खोज की है। तो इन्होंने क्या है, एनी मॉलिक्यूल नाम का जो है वो सबसे पहले नाम दिया था बैक्टीरिया को। इनको जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, यानी जीवाणु विज्ञान के जो जनक होते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, वो भी एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक को बोला जाता है। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। देखिए, 5 जगत होते हैं अलग अलग, जैसे मैमेलिया होता है, एव्स होता है, वैसे जो है आर्थ्रोपोडा होता है। तो ये सब जो है बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा जगत में आते हैं। मोनेरा जगत में जितने भी प्राणी होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, तो ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। कैरोलस लीनियस ने वर्म्स वंश में रखा। वर्म्स वंश में रखा यानी वर्म्स क्या होते हैं? वर्म्स जो होते हैं वो भी छोटे जीव ही होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, नॉर्मल आंखों से हम नहीं देख सकते उनको। उनको देखने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। देखिए, कैरोलस लीनियस, कैरोलस यानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कैरी, जो हमने कैरो से कैरी बना लो, जो कैरी हमने ली थी, ठीक है, जो कैरी हमने ली थी उस पे क्या लगे हुए हैं? वर्म्स लगे हुए हैं, यानी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो इतने में आपको ये पकड़ जाएगा, ये शब्द पकड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए, पाश्चर ने रोगाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जो पाश्चर साइंटिस्ट थे उन्होंने रोगाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसको जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज भी बोलते हैं। जर्म का मतलब भी सूक्ष्म जीव होता है। देखिए, सूक्ष्म जीव का मतलब जर्म भी होता है, वर्म्स भी होता है। ठीक है, तो इनको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। पाश्चर जो चर है, चर से हम लोग कीवर्ड निकालेंगे कि जो ज़्यादा चरता है, जो इंसान ज़्यादा चरता है। चरता मतलब जो खाता है। हम लोग बहुत ही अगर टिपिकल लैंग्वेज यूज़ करें तो उसमें चर का मतलब होता है अरे ज़्यादा चरे मत। तो मतलब जो ज़्यादा चरता है, खाना खाता है, उसको क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये किसने प्रतिपादित किया था? पाश्चर ने किया था। ओके, इसके बाद में देखिए, रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एंथ्रेक्स, हैजा,
व 6 रोग को उत्पन्न करने वाले जीवाणु का पृथक्करण किया था। मतलब इन्होंने पृथक्करण किया था कि जो एंथ्रेक्स, हैजा और 6 रोग उत्पन्न करते हैं जो सूक्ष्म जीव, उनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था। ठीक है, तो अब देखिए कोच इनके नाम में आ रहा है, कोच। तो कोच क्या करता है? कोच टीम को डिवाइड करता है, या फिर पूरी टीम जो होती है उसमें से कैप्टन अलग बनाता है। फिर जो थोड़ा बीच के जो होते हैं, मतलब जैसे मिड में खेलते हैं, थोड़े ठीक होते हैं, थोड़े ख़राब होते हैं, तो उनको मिड में रखता है। जो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं खेल पाते हैं तो उनको लास्ट में, क्रिकेट में लास्ट में रखता है। या फिर और किसी फुटबॉल गेम में होता है, जो मेन हीरो होता है, मतलब जो बहुत अच्छे से फुटबॉल खेल सकते हैं, उनको वो किक मारने के लिए देता है। तो कोच क्या होता है? टीम का डिवाइडेशन करता है, भाग करता है उनका। तो इसी तरीके से उन्होंने एंथ्रेक्स, हैजा और 6 रोग जो है, उन तीनों की जो जिनसे जीवाणु से इनकी बीमारी हो रही है, उनका पृथक्करण कर दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, इनको आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान मतलब कि ये जो है रॉबर्ट जो है, देखिए रॉबर्ट क्या है, आजकल हम रोबोट नाम है तो इसको हम लोग रोबोट कर सकते हैं, रोबोट कर सकते हैं इस नाम को, इससे समझ में आ जाएगा आपको। तो रोबोट जो है वो पहले नहीं होते थे, वो आजकल के ज़माने में होते हैं। तो रोबोट को हम लोग आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान का जनक भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए, अब जीवाणु विज्ञान का जनक तो ल्यूवेनहॉक को बोला गया है, और जो आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान का जनक है वो रॉबर्ट कोच को बोला गया है। तो इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है J.L. लिस्टर ने कार्बोलिक अम्ल का उपयोग रोगाणुनाशी रूप में किया। देखिए कार्बोलिक या कार्बोनेलिक जो है, यहाँ पे कार्बोनेलिक अम्ल का आएगा। तो लिस्टर यानी जो J.L. थे, उन्होंने एक लिस्ट बनाई, उनमें से कार्बोनिल अम्ल जो है उनका उपयोग किया था रोगाणुनाशी के रूप में। ठीक है, इसके बाद में लुई पाश्चर सर्वाधिक अध्ययन, ये देखिए लुई पाश्चर जो है सर्वाधिक अध्ययन किया था उन्होंने, इस पे जो बैक्टीरिया थे उन पे, जीवाणु पे जो है लुई पाश्चर ने सर्वाधिक अध्ययन किया था, और उन्होंने आकार बताए थे जीवाणु के। तो सूक्ष्म आकार जो है वो 3 से 5 माइक्रोन के होते हैं। ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो जीवाणु है उनकी स्टैंडर्ड साइज कितनी है, मतलब कितने वो आकार के होते हैं, कितने सूक्ष्म होते हैं। तो 3 से 5 माइक्रोन बहुत छोटा होता है। और सबसे छोटा जो बैक्टीरिया है, जीवाणु जो है, वो डायलिस्टर है। जी बिल्कुल, नाम याद रखना कि डायलिस्टर। तो आप अच्छे से ध्यान रखो कि डाई यानी मर जाना। ठीक है, तो अगर वो बहुत छोटा है, तो अगर और छोटा हो गया तो मर जाएगा। ठीक है, तो हम समझ लो डायलिस्टर। ठीक है, लक्षण जो है इसके वो सरल हैं। अब देखिए लक्षण पढ़ते हैं हम लोग। लक्षण में देखिए इसके, ये सरल एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। एक कोशिकीय का मतलब होता है कि इनमें एक ही कोशिका पाई जाती है, तो ये सरल होते हैं। और एक कोशिकीय होते हैं, जल, थल, वायु सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। यानी बैक्टीरिया जो होते हैं वो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। जल में भी पाए जाते हैं, पृथ्वी पे भी पाए, थल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं। तो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये मृतोपजीवी एवं परजीवी होते हैं। मृतोपजीवी यानी जो मरे हुए जो प्राणी हैं और जो प्लांट्स हैं, मतलब जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उन पे भी ये निर्भर होते हैं। और परजीवी जो होते हैं, जो जिंदा होते हैं लेकिन इनका जो वो खाते हैं, वो यूज़ ये बैक्टीरिया करते हैं, जीवाणु करते हैं, तो उनको परजीवी कहते हैं। ठीक है, इनकी कोशिका संरचना जो है बहुत ही सरल होती है, क्योंकि एक कोशिकीय होते हैं, इसलिए इनकी जो कोशिका संरचना है वो भी बहुत ज़्यादा सरल होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रकार। देखिए सबसे पहले प्रकार में जो है वो जीवाणु जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है गोलाकार, फिर होता है शलाकवत, फिर सर्पिलाकृतिक और कॉमा। ठीक है,
तो सबसे पहले जो गोलाकार है उसको स्फेरिकल और कॉकी भी बोलते हैं। ये जो जिस प्रकार के जीवाणु होते हैं ये अंडाकार होते हैं, या तो ऐसे होंगे या फिर गोलाकार होंगे, ठीक है। और फिर इनको फिर 4 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन सबसे पहले शलाकवत देख लेते हैं। शलाकवत जो है, जिनको बैसिलस और रोड शेप भी बोला जाता है, ये जो शलाकवत हैं ये जीवाणु जो कैसे होते हैं, छड़नुमा होते हैं। छड़नुमा या फिर डंडानुमा बोल सकते हैं, या फिर ऐसे रॉड शेप में होते हैं, इस तरीके से ये छड़नुमा या फिर इस तरीके से ये होते हैं, बैसिलस और रोड शेप, ठीक है। इसके बाद में आता है सर्पिलाकृतिक। जो सर्पिलाकृतिक होते हैं वो स्पाइरल और हेलिकल है, जैसे कि अपने नाम से ही पता चल रहा है सर्पिला है, यानी इस टाइप का कुछ होगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये कॉइल्ड और स्पाइरल होते हैं, मतलब कि इस तरीके से ये बैक्टीरिया होते हैं, ये घूर्णन करते हुए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो ये सर्पिलाकृतिक है। और कॉमा जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से, तो कॉमा की तरह होते हैं। तो ये इनके जो विब्रियो कॉलेरा इसका एग्जाम्पल है, तो ये कॉमा शेप के होते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो गोलाकार होता है, गोलाकार में फिर से 4 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले माइक्रोकोकाई, फिर सार्सिनी, फिर डिप्लोकोकाई, और ये होता है स्ट्रेप्टोकोकाई। तो जो माइक्रोकोकाई है उसका उदाहरण है माइक्रो, देखो एम फॉर माइक्रोकोकाई ऑरियस, सार्सिनी का एग्जाम्पल सार्सिनी, डिप्लोकोकाई का डिप्लोकोकाई निमोनिया, और स्ट्रेप्टोकोकाई का है स्ट्रेप्टोकोकाई लैक्टस। तो ये प्रकार है, इम्पॉर्टेंट प्रकार हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर एक टेबल है, मनुष्य में जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग व उनके विभिन्न कारक। तो मतलब क्या है कि मनुष्य को जो रोग उत्पन्न होते हैं तो उनके कारक कौन कौन से जीवाणु हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत रेयरली पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो आप ज़रूर एक बार ये टेबल लर्न करके जाएं, पढ़ के जाएं। वैसे मेरे हिसाब से 80% ये नहीं पूछा जाता, लेकिन हम 20% की भी गुंजाइश क्यों रखें। देखिए, सबसे पहला जो है वो है पीलिया। पीलिया जो है, देखिए किससे होता है पीलिया, यानी जॉन्डिस। ये लेप्टोस्पाइटा इकिटोरा हेमोराइजी। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि उनकी जो रोग के नाम हैं उनके जीवाणु के नाम से अलग हैं। बाकी जो जीवाणु के नाम और रोग के नाम जो हैं वो दोनों कुछ लगभग समान ही होते हैं। जैसे देखिए टाइफाइड, तो साल्मोनेला टाइफी, तो टाइफी से तो आ ही जाएगा, टाइफाइड है। कुष्ठ रोग लेप्रोसी जिनको बोलते हैं, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो देखिए लेप्रोसी इसका इंग्लिश का नाम है, तो लेप्री से यहाँ पर लेप्रोसी। हैजा जो है वो है विब्रियो कोलेरा, जो कि कॉमा में होता है। कॉमा जिनका स्ट्रक्चर होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, विब्रियो कोलेरा, जो कि कोलेरा यानी हैजा के लिए कारक होता है। काली खांसी, ये जो है हीमोफिलस पिर्टूसिस। प्लेग, पास्टेरुला पास्टिसिस, सिफिलिस, ट्रेपोनेमा पॉलिडियम। ये कुछ इनके नाम जो हैं थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन आपको कौन सा बोलना है वहाँ जाके आपको टिक करना है। अगर आ भी जाए तो ये वैसे आते नहीं हैं, बहुत कम आते हैं। नेक्स्ट देखिए जठरांत्र शोथ, यानी एस्केरिया इकोलाई जिसको हम लोग बोलते हैं। एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेसिस, ये भी देखिए पीछे नाम है इसका। पेचिस, शाइजिला डिसेंट्री, डिप्थेरिया, कैरोनीबैक्टीरियम डिफेथेरी, ये भी डिप्थेरी आ गया। देखिए क्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और बार्ट्यूलिज्म, कॉलेस्ट्रीडियम बार्ट्यूलिज्म, निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनी, देखिए टिटनस, कॉलेस्ट्रीडियम टिटनी। उसके बाद में मेनिंजाइटिस, तो नाइसीरिया मेनिंजाइटिस। तो इसका मतलब क्या है कि अधिकतर नामों में ऐसा है कि इनके पीछे जो है वो जीवाणु के पीछे जो नाम है वो उनके रोग के नाम से मैच करते हैं। तो आप लोग इसको मैच कर लेना, और जो कुछ 2-3 जो हैं उनको आप वैसे ही लर्न करना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, ये देखिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं यहाँ पे।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कोलेस्ट्रीडियम, एजोबैक्टर और राइजोबियम जैसे जीवाणु की विशेष भूमिका होती है। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये तो सबको पता है कि हमारे जो चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, हमारे चारों तरफ जो वातावरण है उसमें कुछ गैसें होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और कुछ और जो बहुत ही कम मात्रा में और खूब सारी गैसेस होती हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है कि ये वातावरण के अंदर प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन, ठीक है। अब क्या होता है कि एक पौधा होता है जिसकी जो जड़ें होती हैं उसमें गांठें पाई जाती हैं। इस तरीके की कुछ जड़ें होती हैं, उनमें गांठें पाई जाती हैं। कभी अगर आपने मटर का पौधा देखा है तो मटर के पौधे में ऐसे इस तरीके से गांठ पाई जाती हैं उनकी जड़ों में। तो वो क्या करती हैं जड़ें कि वो जो वातावरण में नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को वातावरण से अवशोषित करती हैं, और अवशोषित करने के बाद में ये क्या करती हैं, इन जब ये प्लांट, ये जब पौधे जब सड़ जाते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में मिलने के बाद में क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन वातावरण में प्रेजेंट थी वो कहाँ आ गई है, वो मिट्टी में आ गई है। तो नाइट्रोजन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है पौधों को पनपाने में, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी को क्या कर देती है, अवशोषित करने के बाद में बहुत अच्छी मिट्टी बना देती है, जिससे कि पौधे अच्छे से फले फूले। तो इसलिए जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, यानी जो जैसे कि जो गांठदार पौधे होते हैं वो कोलेस्ट्रीडियम, एजोबैक्टर और राइजोबियम होते हैं, जो कि नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम ये भी बोल सकते हैं कि लाभकारी बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है दूध में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। जो दूध होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभकारी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो वो लाभकारी बैक्टीरियम है लैक्टिसी एसिडी या फिर लैक्टिसिसाइड या फिर लैक्टोबैसिलस भी बोला जाता है इसको। तो दूध में ये जो जीवाणु पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद में देखिए बैसिलस मेगाथेरियम, तंबाकू की पत्तियों का संपादन या परिपक्वन का कार्य बैसिलस मेगाथेरियम या माइकोकोकस द्वारा होता है। तो मतलब जो बैसिलस है, यानी जो तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं उनकी क्योरिंग और जो उनका पकने का काम जो है वो कौन सा करता है, बैसिलस मेगाथेरियम करता है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद में आता है ई कोलाई। देखिए ये जो नोट लगा के मैंने कहा है ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो बहुत सारा एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस भी इन पे पूछे गए हैं, इसलिए आप ये नोट थोड़े से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ई कोलाई जीवाणु को पुनर्योजन डीएनए तकनीक में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। ई कोलाई जो एस्केरिया कोलाई है वो क्या करता है कि जो डीएनए पुनर्योजन यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तकनीकी में काम में आता है, ठीक है। उसके बाद में क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइटियम का रेशा उद्योग में उपयोग किया जाता है। जीवाणु से 60 से अधिक प्रतिजैविक औषधियाँ पाई जाती हैं। जो जीवाणु होती हैं उनसे 60% से ज़्यादा जो प्रतिजैविक औषधियाँ, मतलब जीवाणु के कारण बनने वाली औषधियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट है शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज के पाचन में जीवाणु का योगदान है। जो शाकाहारी जंतु हैं उनमें जो सेलुलोज, मतलब जैसे कि वो घास फूस पेड़ पौधे जो खाते हैं तो उनको कौन पचाता है, उनको जीवाणु पचाता है, यानी जीवाणुओं का योगदान है। जो एनिमल्स के अंदर, जो पशुओं के अंदर जो हम लोग तो सेलुलोज नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो ऐसा पचाने का कोई है नहीं पार्ट, लेकिन उनके पास होता है। और उनको पचाने में कौन हेल्प करता है, जीवाणु हेल्प करते हैं, ठीक है। ये जीवाणु हेल्प करते हैं। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आद्य बैक्टीरिया क्या है। आद्य बैक्टीरिया
एक तरह का बैक्टीरिया है, एक तरह का जीवाणु है जिसकी कोशिका भित्ति अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना से भिन्न होती है। यानी जो कोशिका भित्ति होती है, जो सबसे बाहरी आवरण होता है जीवाणु का, वो अलग होता है इस कोशिका अलग होता है आद्य बैक्टीरिया का। ठीक है, ये कठिन वास स्थानों मतलब जहाँ पर रहना संभव ही नहीं होता वहाँ पर ये रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अत्यंत लवणीय क्षेत्र, जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा लवण पाया जाता है, नमक पाया जाता है, ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जिनको हेलोफी कहते हैं। गर्म झरने जिनको थर्मो एसिडोफिलस कहते हैं, मतलब गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म, जहाँ पर आम इंसान नहीं रह सकता है, वहाँ पर ये जीवाणु रहते हैं। एवं कच्छ क्षेत्र जिनको मेथनोजन भी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, मेथनोजन क्या है देखिए, जो रूमिनेंट पशुओं की आंत में पाए जाते हैं, इनके गोबर से मीथेन का उत्पादन होता है। देखिए, रूमिनेंट पशु क्या होते हैं? रूमिनेंट पशु वो होते हैं जो कि चरते हैं। चरना मतलब कि जो घास फूस खाते हैं, जुगाली करते हैं। जुगाली का मतलब जैसे आपने गाय भैंस देखे होंगे कि वो कुछ खा लेती हैं और खाने के बाद में फिर बैठे बैठे वो अपना मुंह चलाती रहती हैं लगातार, तो वो जुगाली कहलाती है। तो जुगाली जो है वो रूमिनेंट पशु होते हैं। तो उनकी आंत में जो है ये जो मेथनोजन होते हैं ये पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि जब गोबर होता है तो उससे क्या मीथेन गैस बनती है। ठीक है, अब ये मीथेन गैस जो है वो जैव गैस होती है और ये उत्पादन होती है रूमिनेंट पशुओं के कारण। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो है साइनोबैक्टीरिया। यह भी एक तरीके का बैक्टीरिया जीवाणु है जो कि एक कोशिकीय होता है, तंतु में होता है। तंतु में मतलब इस तरीके से इनके तंतु निकले हुए रहते हैं। स्थलीय शैवाल है ये, स्थलीय शैवाल भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। देखिए, ये है नील हरित शैवाल भी बोलते हैं इसको, नील हरित, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं इसको। और इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। जो क्लोरोफिल ए जो होता है वो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है। तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया जो शैवाल की तरह बिहेव करता है, और ये इसको नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। और इसमें फोटोसिंथेसिस यानी स्वपोषी, जैसे पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं उसी तरीके से ये शैवाल अपना खाना खुद बनाता है। और ये नील हरित शैवाल वहाँ पाया जाता है जहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण होता है, मतलब प्रदूषण बहुत ज़्यादा होगा तो नील हरित शैवाल अपने आप ही वहाँ पर उग जाएगा। ठीक है, या फिर अपने आप ही वहाँ पर आ जाएगा। ओके, इसके बाद में आपके लाभकारी बैक्टीरिया और हानिकारक बैक्टीरिया पढ़ते हैं। देखिए, लाभकारी बैक्टीरिया क्या होते हैं? लाभकारी यानी जो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से हमें लाभ दें, हमारी बॉडी को लाभ दें, हमारे वातावरण को लाभ दें, ऐसे लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं। जो कि पहला है दूध से दही बनाने में, तो जो लैक्टोबैसिलस है, लैक्टिक एसिड जो है वो क्या बनाने में हेल्प करता है? दूध से दही को बनाने में हेल्प करता है। प्रतिजैविक के उत्पादन में, मतलब जो एंटीबायोटिक आप लेते हो, जो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो बुखार आ जाती है तो हमें एंटीबायोटिक दी जाती है, वो एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक का उत्पादन भी कौन करते हैं? बैक्टीरिया करते हैं। लेग्यूम पादप की जड़ों में नाइट्रोजन स्थगरण में सहायता करते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि लेग्यूम प्लांट यानी जिनकी जड़ों में जो है गांठें पाई जाती हैं, ये गांठें क्या करती हैं? जो वातावरण होती है उससे नाइट्रोजन ले लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, और जब सड़ जाते हैं ये पौधे तो मिट्टी में मिला देती हैं, तो मिट्टी को क्या बना देती हैं? उपजाऊ बना देती हैं। तो ऐसे जो है वो पादप बैक्टीरिया जो होते हैं वो पादप जड़ों में उपस्थित होते हैं और मिट्टी को क्या करते हैं? फर्टाइल करते हैं, उपजाऊ बना देते हैं। ये थे लाभकारी बैक्टीरिया। अब देखते हैं हानिकारक बैक्टीरिया। हानिकारक बैक्टीरिया क्या है? मनुष्य, फसल, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, तो वो तो किसी भी तरीके से हानि पहुंचाना काम है उनका। देखिए, अब जो माइकोप्लाज्मा है उसकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीवाणु है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं जो हैं वो माइकोप्लाज्मा है, जीवित, जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। ये क्या है? ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होती है, मतलब ये रोग को उत्पन्न करती है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है, ऑक्सीजन के बिना भी रह सकती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो बहुत ही खतरनाक है, तो हानिकारक है। ठीक है, इसीलिए इसको हानिकारक बैक्टीरिया में रखा हुआ है। तो अब हम इससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं
वो करते हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने सही हुए, आपके पहले से आते थे या आपको नहीं आते थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। देखिए पहला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज बिल्कुल हमने याद किया था। हम पहले ऑप्शन नहीं देखेंगे, पहले हम याद करेंगे कि जो ल्यूविन, एंटोन ल्यूविन नाम का इंसान था, एंटोन नाम का जो इंसान था, उसकी वैन में क्या रखी हुई थी? हॉकी रखी हुई थी। और उस पर क्या लगा हुआ था? जीवाणु लगा हुआ था। तो देख लो यहाँ पे वैन किधर है? वैन, वैन और हॉक की जैसा कुछ वर्ड, तो देखो ल्यूविन हॉक यही है। तो ये आपको आंसर पकड़ में आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूविन हॉक। दूसरा जो है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? पहला देखिए, सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी यानी मतलब खुद से ही पोषण करने वाले होते हैं। तो सभी जीवाणु तो नहीं, कुछ दूसरे भी होते हैं। सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। और सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो ये जो सभी सभी है ये नहीं आएगा। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। तो सी वाला जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो थर्ड, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं जीवाणुविक कोशिकाओं में? ए में कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य कला, राइबोसोम और सूत्रकणिका। तो इसमें से कौन सा होएगा? इसका आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका ये और इसका ये। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? तो छड़ रूपी, गोल, सर्पिल और कौमा रूपी। तो इनकी जो साधारण जो आकृति होती है वो छड़ रूपी होती है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। सबसे छोटे जो जीवाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गोलाणु, वाइब्रियो, दंडाणु और स्पाइरल। तो देखिए सबसे छोटे जो जीवाणु होते हैं वो गोलाणु कहलाते हैं। गोलाणु इनका होता है गोलाणु। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी जीवाणु। और अब जो नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे विषाणु और कवक। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कर दीजिए। और खुश रहिए। धन्यवाद।